नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें देहरादून में श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। यहाँ पर हम सब ने उन्हें स्मरण किया। जहाँ बापूजी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम सब इन दोनों ही महापुरुषों से, जहाँ बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए हैं। हमें उस रास्ते पर चलकर, जहाँ आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, एक शिल्पी की तरह सभी को उसमें योगदान देना है। इस अवसर पर, इस दिवस पर हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर उत्कृष्ट भारत, उन्नत भारत, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मोदी जी के साथ चलेंगे और संकल्प लेते हैं कि हम अच्छा उत्तराखंड भी बनाएंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि और अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन को देश भर में मनाया गया। वहीं उत्तराखंड में गांधी जयंती के दिन ही उत्तर प्रदेश से अलग अलग राज्यों की मांग करने वाले राज्य आंदोलनकारियों पर भी इसी दिन मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर मुलायम सरकार की ओर से गोलियां बरसाने का काम किया गया था। इसमें कई आंदोलनकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसकी वर्षी में रविवार को मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज का दिन हम सब के लिए दिल को झकझोर देने वाला दिन है। उत्तराखंड राज्य निर्माण अनेकों हमारे आंदोलनकारियों के संघर्षों से और उनके बलिदान से राज्य का निर्माण हुआ है, और उनके इस योगदान के लिए उत्तराखंड का जनमानस है, जो आने वाली आगे कई पीढ़ियां होंगी, वो कभी उनके इस बलिदान को नहीं भुला सकते हैं। और हम अपने हृदय की गहराइयों से अपने इन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आगे भी हम उनके बलिदान से, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके इस बलिदान से प्रेरणा लेते हुए राज्य के विकास के लिए, राज्य के हित के लिए हम कार्य करते रहेंगे। ऐसी मैं वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार जिला पंचायत के साथ नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों की पार्टी में शामिल होने के साथ ही हरिद्वार में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत करते हुए धर्मनगरी में जिला पंचायत और ब्लॉकों में बीजेपी का अध्यक्ष बनने की घोषणा की है। देखिए, सेंधमारी शब्द कम से कम हमारे दल में प्रचलित भी नहीं है, हम ऐसा करते हैं। ये जनता का स्नेह है। जो लोग निर्वाचित होकर आए हैं, निर्दलीय भी निर्वाचित होकर आएंगे, केंद्र सरकार के कार्य की जो उपलब्धियां है, राज्य सरकार की जो कार्य की उपलब्धियां है, वो हर व्यक्ति चाहता मेरे क्षेत्र में विकास दिखाई दे, और विकास दिखाई दे इस उद्देश्य के साथ बड़ी संख्या में लोग हमसे निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, दल में उनका जो सम्मिलित कर रहे हैं, और अब जो उनकी अपेक्षाएं हैं कि क्षेत्र का विकास हो, उसको प्राथमिकता केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। कितने हो गए? देखिए, मंथन तो हमारा हमेशा ही जारी रहता है, और
और जो मेहनत हम करते हैं रोज की, आपने कल ही परसों देखा, हम रोज ही करते हैं। हमारे केवल इसलिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार में जो पंचायतों के चुनाव थे, पहली बार लोगों को भी ये महसूस हुआ होगा कि कैसे करके, चाहे किसी भी दल के क्यों नहीं थे, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चुनाव हुए, अच्छे से चुनाव के रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी पहले सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई, जिसके केवल 3 सदस्य होते थे। आज वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो गई और उसके बाद जब हम बैठे हुए हैं तो इसमें बोर्ड को तो हमने बना ही दिया है, उससे भी ज्यादा आगे। और जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी ये रुकने का नाम कहाँ रुकेगा हमको भी मालूम नहीं है। 27, 28, 30 तो हो ही गए हैं, हमको तो 22 दूनी 44, 23 ही चाहिए। वहीं रुड़की क्षेत्र के भगवानपुर, चंदनपुर और बुड्ढा हेड़ी कासमपुर जिला पंचायत सीट से एआईएमआईएम पार्टी के समर्थन से जीत हासिल करने वाले कमलेश और सरिता नाम की दोनों प्रत्याशियों के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि दोनों प्रत्याशी काम से देहरादून गए थे, जहां पर उनकी किसी के द्वारा हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कराई गई। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात थी, लेकिन कुछ लोगों की ओर से उनके फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिए गए। वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नैयर काजमी ने कहा है कि जीत हासिल करने वाले दोनों प्रत्याशी उनकी पार्टी से हैं और आगे भी उनकी पार्टी से ही राजनीति करते रहेंगे। देखिए, जिस तरह की सरकार इस प्रदेश में और इस देश में चल रही है, वो साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। और उसी का एक छोटा सा उन्होंने ट्रेलर हमें दिखाया है कि हम मजलिस को यहाँ पर इस तरह से लोगों की नज़रों से गिराना चाहते हैं और हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे हमारे जीत के आए हैं उन्हें तोड़ने की और उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने आज ये एक घिनौनी हरकत की कि हमारे नुमाइंदों को बदनाम करने की कोशिश की कि उन्हें देहरादून दावत में बुलाकर और जो है उनके फ़ोटो खींचकर बाकायदा सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि ये जो है मजलिस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। शाहबाज राणा साहब जो हमारे कैंडिडेट हैं, श्रीमती सरिता जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं, आपके सामने हैं। और आपके सामने भी उन्होंने अपना बयान भी दिया कि वो मजलिस के थे, मजलिस के हैं और मजलिस के रहेंगे। वो राजनीति अब जब भी राजनीति करेंगे इंशाल्लाह मजलिस के प्लेटफॉर्म से करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थे और रहेंगे। क्या दोनों में से कोई भी कैंडिडेट आपका नहीं गया है? नहीं, हमारे कैंडिडेट वहाँ इन्हें दावत पर बुलाया गया था। ये खाना खिलाने के बहाने इनके जो दोस्त हैं पुराने, उन लोगों ने बुलाया था और वहाँ वो दूसरी पार्टी के लोग भी मौजूद थे उस दावत में। वहाँ उनके साथ जो है इस तरह की जो है ओछी हरकत की गई, जिससे हमारी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। हमारे प्रत्याशी शाहबाज राणा साहब, हमारी बहन सरिता, वो सुरक्षित हैं, हमारे पास है, हमारे बीच में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह कल हम आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बहन को साथ बिठाकर आपके सामने रूबरू करा। ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा के हम गए थे, हम देहरादून गए थे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ना भाजपा ज्वाइन कर सकती मेरे बिना, क्योंकि मैं उनका कार्यकर्ता था, मेरी वजह से मैं जीती है। मेरा बिल्कुल वहाँ गर्जा से संबंध है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि भाजपा ज्वाइन कर ली। गए थे हम वहाँ तो करना, ऐसी बात नहीं है। निशंक जी से मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजलिस के सिपाही हैं। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुए निजी स्टाफ को नियुक्तियों करने वाले पत्र पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से किसी भी तरीके से नियम विरुद्ध नियुक्तियां नहीं की गई हैं, बल्कि जो नियुक्तियां हुई हैं वह उनका पर्सनल स्टाफ है और वह तब तक रहेगा जब तक वह इस पद पर कार्यरत रहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि उनकी ओर से जो निजी स्टाफ रखा गया है उसकी नियुक्तियां कहीं पर भी नियम विरुद्ध नहीं है, बल्कि उन्हें जो अधिकार दिए गए हैं उसी के अनुरूप ये नियुक्तियां हुई हैं। ऐसा है कि वो उनकी सोच हो सकती है,
आप लोग सब जानते हैं कि ये जो मेरे साथ स्टाफ है वो मेरा पर्सनल स्टाफ है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों और केंद्र के मंत्री हों, सबको अधिकार होता है कि वो पर्सनल स्टाफ रखें। पर्सनल स्टाफ ऐसा होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो और थोड़ी मेरी उनसे कंफर्ट लेवल हो, क्योंकि जिस तरह का निर्णय हमने इस समय विधानसभा में लिया है उस निर्णय को लेने के लिए मुझे अपने साथ ऐसे लोग चाहिए थे जिनको एक्सपीरियंस था। जो मेरे ओएसडी साहब हैं उन्हें वैसे देखिए ये सब चीज़ें मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, एक्सप्लेनेशन देना भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं 45 साल से ऊपर वो सरकारी दफ्तरों में काम कर चुके हैं, विजिलेंस में काम कर चुके हैं, तो इस तरह से जो चीज़ें स्मूथली मैं कर पाई ये एक कारण था। को टर्मिनस है, अगर मैं चाहूँ वो कल जा सकते हैं और मैं अगर कल गई तो मेरे साथ वो भी जाएंगे। कोई बैकडोर एंट्री नहीं है, कोई परमानेंसी नहीं है, कोई एडहॉक नहीं है, वो केवल और केवल को टर्मिनस स्टाफ है। उत्तराखंड के बहुत से लोग बहुत जगह कार्यरत हैं, तो ये कहना कि कोई बाहर का अगर व्यक्ति यहाँ कार्यरत है। वहीं राजनेताओं की राजनीतिक कलाकारी से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन रंगमंच पर अभिनय यानी कलाकारी करते हुए अगर कोई राजनेता दिखाई दे तो कुछ अलग ही अनुभव होता है। दरअसल एक बड़े नेता पिछले 47 सालों से न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रंगमंच पर भी कलाकारी कर लोगों की वाहवाही बटोर रहे हैं। रामलीला के मंच पर दशरथ कैकेयी संवाद करते हुए दिखाई दिए। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री और काला ढूंगी के मौजूदा विधायक बंशीधर भगत है। अक्सर राजनेताओं की राजनीति के मंचों पर नौटंकी करते खूब देखा जाता है, लेकिन काला ढूंगी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पिछले 47 सालों से हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र के होने वाली ग्रामीण रामलीला में भगवान श्री राम के पिता दशरथ के दमदार अभिनय करते नजर आ रहे हैं। राहें बड़ी टेढ़ी होती हैं, लेकिन ये मंच की राहें बड़ी सरल होती हैं। पिछले समय में मैंने अपने जीवन का 50वां शादी का उत्सव मनाया है और आज मुझे रामलीला में भी पाठ करते हुए, रंगमंच पर पाठ करते हुए, नाटकों में तो बहुत पहले से भी किया, लेकिन रामलीला के मंच पर 50 साल पूरे हो गए हैं। 47 साल ऊंचा पुल की रामलीला में दशरथ का पाठ खेलते हो गए हैं। उससे पहले कुसुमखेड़े में परशुराम और अंगद का खेला। यहाँ फिर मैंने परशुराम, अंगद, दशरथ 3 पाठ खेले। फिर समय अभाव के कारण अंगद छोड़ा, फिर परशुराम छोड़ा और दशरथ लगातार अभी चल रहा है। देखो कहाँ तक चलता है, कितना चलता है, अभी देखना पड़ेगा। कम से कम हमारे मंत्री जी को 45 साल यहाँ पर दशरथ की भूमिका करते करते हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत भूमिकाएं यहाँ निभाई, अंगद, परशुराम। लेकिन 32 साल 33 साल से हम लोग भी माननीय विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास पाठ में हैं। बहुत अच्छा लगता है इससे। एक तो हम उनके साथ पूरा घुल मिल जाते हैं और सब बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। एक सरल स्वभाव के विधायक और मंत्री होने के कारण बड़ा सरलता से हम उनके साथ पेश आते हैं। सभी लोग बच्चों के बीच में घुल जाते हैं। इतना सुंदर अभिनय उनका रहता है कि वो 45 साल कम से कम यहाँ पर अभिनय करते हुए हो गए हैं। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल 1 से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव का पर्यावरण संरक्षण में लगे विभिन्न संगठनों और वन्य जीव प्रेमियों की ओर से लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वन्य जीवों के संरक्षण की भावना लोगों में जागृत करने के लिए 48 सालों से वन्य जीव सप्ताह का आयोजन देश में हो रहा है। वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण भारत में सर्वप्रथम 1952 को वन्य जीव सप्ताह पर विचार किया गया। साल 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हुआ। इसके बाद से ये कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहा है। इस सप्ताह इस कार्यक्रम के प्रारंभ में साइकिल रैली से इसकी शुरुआत हो रही है, जिसमें स्थानीय स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और स्थानीय जो लोग हैं वो भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।
इस रैली के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि वन और वन्यजीव कितने आवश्यक हैं और इनका संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आज दिन में एक मानव वन्यजीव संघर्ष से संबंधित एक गोष्ठी का भी आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय लोगों की जनसहभागिता किस प्रकार से बढ़ सके और लोग किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ सकें, इस संबंध में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम। वन्य जीवों के प्रति जो प्यार, जो लगाव हमारा होना चाहिए, जो भागीदारी उन लोगों की होती है वन प्रेमी की, मैं उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और जो हमारा आज 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो वन सप्ताह मनाते हैं, तो वो कहीं न कहीं वनों के प्रति और जो हमारा वन्य जीव प्राणी हैं उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, उसके प्रति लोगों में जाओ। जैसे अभी डायरेक्टर साहब ने भी कहा, जो भी स्लोगन लिखे गए हैं लोग व्यक्तिगत रूप से लिख के लाए, तो उनके और मैं इस साइकिल रेस में भाग ले रही हूँ और मेरी ये उम्मीद है कि हमारे जो वन कटते हैं उसको हम सुरक्षित रखें और ना काटें। और वहीं उत्तराखंड के रामनगर में वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज हो गया है। वन विभाग की ओर से जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं चूना खान इको टूरिज्म सेंटर में वन्य जीव प्राणी सप्ताह कार्यक्रम के तहत तराई पश्चिमी वन प्रभाग और रामनगर वन प्रभाग की ओर से पत्रकारिता एवं जन सहयोग की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को रखा। देखिए, आज वन्यजीव सप्ताह का पहला दिन था और इसीलिए जो रामनगर वन प्रभाग और तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आज आयोजन किया गया। और यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आए थे, स्थानीय लोग आए थे और कुछ स्कूल्स के शिक्षक भी आए और मीडिया के लोग भी आए थे। उसमें एक कार्यशाला आयोजित की गई और लोगों की कई समस्याएं जो हैं बताई गई, उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, तो उनको भी नोट किया गया है और उसके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या का जो बात है, तो उसमें बिल्कुल ये समस्या बढ़ी है और वन विभाग अपनी तरफ से जो संसाधन है उसके समाधान की दिशा में प्रयास कर रहा है, चाहे सोलर फेंसिंग हो, हाथी दीवाल हो या हाथी खाई हम लोग बनाते हैं, उसकी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जंगल में भी हम लोग अभी फलदार पौधे या इस तरह के हरिद्वार में गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश भर के लोग रामपुर तिराहा कांड को भी याद कर रहे हैं। हस्तक्षेप नाम के एक सामाजिक संगठन ने देहरादून से मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे तक शहीद सम्मान साइकिल यात्रा निकाली गई। 130 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में 40 साइकिलिस्ट शामिल हुए। सर, ये शहीद सम्मान यात्रा है और ये देहरादून शहीद स्थल से शुरू हुई है और रामपुर तिराहा पर ख़त्म होगी। कुल दूरी जो है 130 किलोमीटर की है। हमारे साथ 40 साइकिलिस्ट हैं और कम से कम जो है 50 लोगों का और काफिला है जो अलग अलग गाड़ियों में। तो हमारी ये जो पूरी कोशिश है हस्तक्षेप के अभियान के तहत हम इसको ये अभियान छेड़ा हमने, और ये सोशल अभियान यूँ कह सकते हैं हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि सोशल मुद्दे, जो सामाजिक मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उस पर हम सब प्रवासी और निवासी एकजुट होकर मुखर हों और अलग अलग बिंदुओं पर जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ बोलना चाहिए, हम मिलकर अपनी बात रखें। देखिए, ये आज का दिन वो है 2 अक्टूबर का दिन, जब 1994 में बहुत बर्बर कांड हुआ था और बहुत अत्याचार हुआ हमारे उन आंदोलनकारियों के साथ जो दिल्ली जा रहे थे, और कई माँ बहनों के रेप हुए, कई लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये जो उस दौर का जो ये पीड़ा है हम सब के मन में, प्रवासियों के मन में, निवासियों के मन में, ये आज जो यात्रा है उस वहीं रुड़की में नगर निगम हॉल में नेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लखनऊ से पहुंचे सलमान हुसैन नकवी ने कहा कि हमें सबसे पहले अपने आप को इंसान बनाना चाहिए। सबसे पहले मानवता है, मानवता हमें प्रेम करना सिखाता है। कार्यक्रम तो जो था ये मानवता को लेकर के था, ये कोई धर्म संसद या धर्म को लेकर नहीं था, लेकिन इस मानवता के कार्यक्रम में भी जो है सब धर्म गुरु आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो मानवता ही है, सबका केंद्र बिंदु वही रहा है। किसी ने अपने
कुरान शरीफ को, गीता को या फिर बाइबल को लेके कोई ऐसा विषय नहीं था। सबने मानवता को लेके बात की और भाई आदिल इसके आयोजक थे और दूसरे भाई जो दिल्ली से थे, इन सबका साधुवाद इस चीज़ में बड़ा अच्छा। देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उत्तराखंड ने आज आपके क्षेत्र में रुड़की के अंदर ये मानवता का संदेश देने के लिए सर्वधर्म सभा के रूप में इसको कार्यक्रम किया गया और आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से और विशेष रूप से मोहम्मद आदिल और जो सैयद महमूद अब्दुल्ला जी हैं दिल्ली से, इन्होंने जो ये आयोजन किया इसके लिए ये बड़े बधाई की पात्र हैं और आगे भी हम विश्वास करते हैं आप सबका सहयोग मिलता रहेगा और इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी जो देश में कार्य कर रही है और अब्दुल्ला जी जो हमारे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के जो ये वहाँ के संयोजक भी हैं और आदिल से भी मेरी गुजारिश है वो भी आए, उनका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। इन्हें से जो कार्यक्रम किया गया उसके लिए जहाँ जो प्रोग्राम किया जा रहा है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए और इंसानियत का और मानवता के जो संदेश है, ये प्रोग्रामों की एक कड़ी है और मुल्क में जहाँ जहाँ भी हम पहुँच सकते हैं और हमारे साथी पहुँच सकते हैं, वहाँ यही कहते हैं कि देखिए इंसानियत पहले है, मज़हब बाद में होता है। यानी आदमी किस मज़हब को इख्तियार करेगा, किसको पसंद करेगा, जब वो अक्लमंद हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ये फैसला करेगा। लेकिन पहले हर बच्चा इंसान है, किसी घर में भी जो पैदा हो रहा है। इसलिए अगर उसकी इंसानियत सही है, उसकी अच्छी तरबियत हो रही है कि वो एक अच्छा शहरी बन जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, तो समझिए कि हमारा मुल्क कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। और अगर भेदभाव शुरू कर दिया जाए और डिस्क्रिमिनेशन की। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।